सबसे अनएथिकल जो रिक्वेस्ट आपके पास आई हो, बहुत खतरनाक सर unethical? आप तो बहुत स्मार्ट है, मेरी बीबी के साथ सो जाओ। क्या? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। मोस्ट वेलकम। आप दिल्ली के सबसे बड़े प्राइवेट डिटेक्टिव में से एक हैं और 40 साल लगभग हो गए हैं आपको इस फील्ड में। आज के टाइम में पूछूं तो आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस किस तरीके के आते हैं? देखिए, एक टाइम था जब हमने केसेस को स्टार्ट किया था 1986 के अंदर, राइट। उस समय तो कॉर्पोरेट केसेस भी बहुत कम थे, अच्छा। राइट। और 2002 के बाद जो है वो मैट्रिमोनियल केसेस आने स्टार्ट हुए। 2002 के बाद एकता कपूर का एक सीरियल चल रहा था, क्योंकि सास भी कभी बहू है, हाँ वो जो 10 साल तक चला। हाँ उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप दिखाए, राइट। इसका उससे रिलेशन, उसका इससे रिलेशन, ऑफिस में सेक्रेटरी से रिलेशन, घर में किसी का रिलेशन किसी के साथ। तो एक्स्ट्रा मैरिटल की एक नींव पड़ी एक अच्छी वहाँ पर उस समय। आपको लगता है कि उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा कल्चरल चेंज आया? उस वजह से कल्चरल चेंज नहीं आया, लेकिन मैट्रिमोनियल की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। अच्छा। लोगों में अवेयरनेस आ चुकी थी, तो उस समय इन्वेस्टिगेशन फ्रंट हमारा डेवलप होना स्टार्ट हो गया, प्री मैट्रिमोनियल। अच्छा। राइट। उस समय की बात है, प्री मैट्रिमोनियल और पोस्ट मैट्रिमोनियल स्टार्ट हुआ। प्री मैट्रिमोनियल के अंदर उस वक्त, राइट, जो केसेस आते थे वो लड़के वालों की तरफ से बहुत कम आते थे। अच्छा, वो सारी लड़की वालियों की तरफ से आते थे कि लड़के का पता लगाओ, लड़के का पता लगाओ, ये शराब पीता है, इसका रेपुटेशन कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसका करेक्टर कैसा है, राइट। चलो जी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इस काम को किया। उसी के साथ साथ पोस्ट मैट्रिमोनियल भी स्टार्ट हो गया, राइट। जैसे मैंने बोला कि एकता कपूर का सीरियल आया, लोगों को अवेयरनेस काफ़ी, सोशल मीडिया आपकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ जाती है। जब आप एक एजुकेशन में एक फ्रंट में निकल जाते हैं तो अवेयरनेस बढ़ती है। जो टीवी पे देखते थे लोग, एक नहीं काफ़ी सीरियल्स देखते थे। जबकि एक पिक्चर थी, यश चोपड़ा ने अपनी फर्स्ट पिक्चर बनाई थी, मुझे याद है, उस पिक्चर का नाम था दाग, राइट। यश चोपड़ा की पहली प्रोडक्शन पिक्चर थी वो। उसने तो वैसे तो बहुत पिक्चरें बनाई थी BR चोपड़ा के बैनर के अंदर, दोनों भाई थे, राइट। जब यश चोपड़ा ने अपनी एक पिक्चर बनाई, राइट, जब उसने दाग बनाई, उसने अपने घर की ज्वेलरी सारी लगाई, राइट। उस समय उसने उस पिक्चर में एक्स्ट्रा मैरिटल दिखाया था, और वो पिक्चर 73-74 की थी, अगर आप चेक करें तो आप समझें, अवेयरनेस दिमाग में लोगों के थी, लेकिन लोग इसको खुल के एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। रेयर होता था ना, लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जब लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, राइट, धीरे धीरे सारी चेंजेस आनी स्टार्ट हो गई। तो अब फ्रंट सीट पे मैट्रिमोनियल आ गया। 70-80% मैट्रिमोनियल रिलेटिंग टू प्री मैट्रिमोनियल और पोस्ट। और आज की डेट तो बिल्कुल उल्टी है। आज की डेट के अंदर तो भाई लड़की वाले कराते ही नहीं है, बहुत कम कराते हैं। अच्छा। जो पहले होता था। अच्छा। आजकल सारे लड़के वाले कराते हैं, क्योंकि फीमेल्स के पास राइट्स अच्छे हैं। उनको ये भी देखना है कि ये दारू कितनी पीती है। जो पहले लड़की वाले देखते थे, अब वो लड़के वाले देखते हैं, ये स्मोक कितना करती है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। जब आपने काम शुरू किया और आज आप देखते हो, तो ये कहीं ना कहीं देश की भी यात्रा है। बिल्कुल यात्रा है। आजकल तो सारा मैट्रिमोनियल चल रहा है मोस्टली। अच्छा, प्री और पोस्ट ऐसा है, प्री और पोस्ट भी चल रहा है, साथ में डीबगिंग काफी चल रहा है कॉर्पोरेट के अंदर। अच्छा। हाँ, डीबगिंग, जैसे आपके घर में किसी ने कोई डिवाइस लगा दिया और आप बातें सुन रहा है, तो वो हमारे पास आते हैं, हमको बोलते हैं कि भाई डीबगिंग करके दो, ठीक है कि नहीं। एम्प्लॉयज़ की वेरिफिकेशन आज भी हो रही है, प्री और पोस्ट की एम्प्लॉयमेंट की वेरिफिकेशन। अंडर कवर ऑपरेशन आज भी चल रहे हैं। एक फैक्ट्री के अंदर पहले जहाँ पर 5 आदमी की जरूरत होती थी, आज उसी फैक्ट्री के अंदर 50 आदमी या 20 आदमी या 30 आदमियों की जरूरत होती है। वो अंडर कवर बन के काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब सबसे बड़ा जो चेंज इन 40 साल में आया है वो बस उतना है कि पर्सनल केसेस जो हैं ज्यादा और बड़े, खासकर मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप वाले, वो अब ज्यादा आने लगे हैं। पहली बात ये ज्यादा है, सेकंड स्टिकनेस काफी है, ठीक है कि नहीं। थर्ड, सोशल मीडिया अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है कि नहीं। और आज की डेट के अंदर आप अगर इस चीज को एनालाइज करें तो हर जगह फील्ड में फीमेल्स और मेल्स दोनों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक टाइम ऐसा आ गया था जब फीमेल्स को इंपॉर्टेंस मिलती थी पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर, अब मेल्स को भी इंपॉर्टेंस मिलने स्टार्ट हो गई। सबसे इंटरेस्टिंग केस रिसेंट का, क्योंकि
पास्ट का हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, बट आज के समय का सबसे इंटरेस्टिंग केस आपके हिसाब से आपके पास कोई आया हो? देखिए, जरूरी नहीं है कि आपने वो लिया हो, बट मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। मेरे पास हर केस इंटरेस्टिंग आता है। हाँ, ठीक है कि नहीं? मैं हर केस के बारे में किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हमारे साइन होते। हाँ, हमारे केसेस के अंदर एक लेटर ऑफ अथॉरिटी ली जाती है, राइट, क्लाइंट से, कि ये आप हमें लेटर ऑफ अथॉरिटी दीजिए, जो आप केस करा रहे हैं इसमें आप करा भी सकते हैं कि नहीं करा सकते। ऐसे नहीं है एनी टॉम डिक एंड हैरी कम्स टू अस एंड गिव अस अ लेटर ऑफ अथॉरिटी एंड वी टेक द असाइनमेंट। इट इज नॉट लाइक दिस। एंड वी ऑल्सो साइन अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विच इज टू बी कॉल्ड अ एनडीए। जब हम एनडीए साइन करते हैं तो हम उनके बारे में, इंटरेस्टिंग केसेस तो बहुत आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? मतलब आपको देखो, नाम लेने की तो जरूरत है ही नहीं, वो तो हम ले भी नहीं सकते, बट डिटेल वाइज की भाई रिक्वेस्ट ऐसी आई हो जो आपको लगा यार ये तो बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, और आपको मजा भी आया उसको करने में। प्री मैरिटल में ही सेम सेक्स के ऊपर केस आया था मेरे पास। अच्छा, रिसेंट। अच्छा, ठीक है कि नहीं? सेम सेक्स को चेक कराना था, अच्छा, प्री मैरिटल के अंदर ही, और उसका किसी और के साथ ही चक्कर था, सेम दूसरे सेक्स, उस सेम सेक्स के अंदर उसका दूसरे के साथ चक्कर था। तो बड़ी अच्छी सारी चीजें निकली जो उसने सोचा भी नहीं था। थोड़ा सा खोल के बताइए ना। क्या होता है कि बेसिकली जब हम काम करते हैं तो हम काम में घुसते हैं, तभी हमारे इन्वेस्टिगेटर अगर काम में नहीं घुसे होंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर एक लड़की का केस का इन्वेस्टिगेशन करा रही है तो हमारी एक इन्वेस्टिगेटर लड़की उस केस में घुसी होगी। और जब वो घुसी होगी और अगर ये कोई पॉडकास्ट सुन रहा होगा उन्हीं में से कोई, तो वो इमीडिएटली गेस कर लेगा, ओ ये वाली कंपनी थी जिसने मेरा ये काम कराया था। आप मेरी बात को थोड़ा सा समझे। अच्छा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। अगर मैं लड़के की बात करूं और आगे वो उसका किसी और लड़के के साथ चक्कर था, तो हमारा कोई लड़का घुसा होगा उस केस के अंदर। आप मेरी बात को समझे। लेकिन इंटरेस्टिंग केस बड़े होते हैं। सबसे रिसेंट के अंदर बेसिकली कि अगर एक आदमी किसी के साथ इन्वॉल्व है और कमिटमेंट कर चुका है उसके साथ रहने के लिए, राइट, जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं यार, इसका तो चक्कर किसी और के साथ वाकई है। अच्छा, राइट। और जब इसका और के साथ चक्कर है, वो एक के साथ नहीं है, दो और के साथ है। अच्छा, मतलब वो तो उसको तो एक ही लग रहा था, लेकिन इधर ज्यादा निकल के आ गया। ज्यादा निकलता है। हाँ, ठीक है। अब तो पता नहीं होता ना एक्चुअली, जब आप खुदाई करना स्टार्ट करते हो आपको नहीं पता कि आपको कितना डीप खुदाई करना पड़ेगा और पानी मिलेगा। कभी पानी मिलता है, कभी पानी नहीं भी मिलता है, और कभी आप कुछ भी खोद रहे हो, आपको नहीं पता कि डिगिंग के अंदर आपको क्या चीज मिलेगी। तो जब हम इस चीज में घुसते हैं, जब हम इन्वेस्टिगेट करवाते हैं, जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इस चीज को, तो हमें नहीं पता कि यार इसका एक के साथ भी अफेयर होगा या नहीं होगा। वहां पता चलता है इसके तो 3-4 और अफेयर्स हैं, और सेम उसी लेवल के हैं, और सब एक दूसरे को पार्टनर ही समझ रहे, और वो अलग अलग सिटीज के अंदर है, अलग अलग सिटीज के अंदर है। मजेदार बात, जब आप उसको फॉलो करते हो तब आपको पता चलता है। मतलब कि इस केसेस में सिर्फ इंक्वायरीज नहीं होती है, बड़ी सारी चीजें मैटर करती है। दैट्स व्हाई यू कम टू नो। अच्छा, अब आप वो केसेस तो शायद नहीं बता पाओगे क्योंकि ये आपने जो रीजनिंग बताई, बट ऐसी कोई बहुत ही विचित्र रिक्वेस्ट जो आपके पास आती हैं जो आपको डिनाई करनी पड़ती हैं, वो तो आप बता सकते हो इंटरेस्टिंग केसेस? नहीं, मैं वो भी केसेस बता सकता हूँ जो मैंने बताए हुए हैं और जहाँ मैंने क्लाइंट से परमिशन ले रखी थी। हाँ, वो बात वो मैं बता सकता हूँ आपको। बहुत साल पहले की बात है, मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर केस भी छपा था, राइट। बहुत साल पहले की बात है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बंदा, 2 बच्चे मेरे पास आते हैं मेरे ऑफिस के अंदर और मुझे बोलते हैं कि हमारे फादर की हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अच्छा, बहुत साल पहले की बात है, राइट। कहते ठीक है, फादर की इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो कर देंगे, कोई बात नहीं, बट बेटा आपकी एज कितनी है? तो एक की एज 18 साल होती है और एक की एज 18 से भी कम होती है। तो मैंने कहा बेटा अपनी मम्मी को साथ लेकर आओ। कहाँ रहते हो? उन्होंने बताया। हमने कहा अपनी मम्मी को साथ लेकर आओ। अब 2 दिन के बाद उनकी मम्मी हमारे साथ अपॉइंटमेंट सेट करती हैं, हमारे ऑफिस में आती है। जब वो हमसे मिलती हैं तो हमसे जब बात करती हैं तो हमें कहती हैं कि बच्चे बेवकूफ़ हैं, इन बच्चों को कुछ नहीं पता, राइट। ये ज़्यादा पिक्चरें देखते हैं, इनका दिमाग ज़्यादा चलता है, राइट। मेरे हस्बैंड इज़ परफेक्टली ऑल राइट। मैं कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कहा फिर तो केस नहीं करना। कि नहीं, इन बच्चों की खुशी के लिए आप मेरे से जो कराना है कराओ, ठीक है, मैं केस करवा देती हूँ। तो हम केस उनका लेते हैं
उनके हस्बैंड जो हैं उनको ये लगता है पिछले कई दिनों से बच्चे इतना ज़्यादा एनालाइज करते हैं इन चीज़ों को, आप समझे कि आपके बच्चे आपसे इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो गलत है। तो उन बच्चों ने पूरा एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। वो मेरे पास आए जब उन्होंने मुझे सारा पहले सिस्टम बताया, तभी मैंने उनको बोला मम्मी को लेकर आओ अपने साथ में। उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ पूरा कि देखो हमारे फादर जो है पहले 1 महीने में 1 दफ़ा भी नहीं जाते थे, आजकल वो जो है फिर बीच में उन्होंने 1 महीने में 2 दफ़ा जाना स्टार्ट कर दिया मेरठ, दिल्ली से मेरठ जाते हैं। अब उन्होंने ज़्यादा जाना स्टार्ट कर दिया। जब हमारे से डिस्कशन हुई तो मैंने कहा ये कैसे हुआ, क्या चीज़ है? कहते ऐसे। और मैं कहा एक पर्टिकुलर डेट है या वैसे टाइम है या वो है या वैसे ही निकल जाते हैं? कहते हफ्ते में 1 दिन अब जाते ही जाते हैं। तो एक बुलाया जब उसकी मदर से, फिर सारी डिस्कशन की, उन्होंने ओके किया, हमने केस लिया। तो हमारी टीम जो लगी है वो दिल्ली से लगी हुई है उनके पीछे, राइट। वो मेरठ रुके भी नहीं, वो मेरठ क्रॉस उन्होंने किया, वो मेरठ रुके भी नहीं, वो सीधा देहरादून चले गए। और मजेदार बात, उनके बाहर, घर के बाहर उनका नाम की एक नेम प्लेट लगी हुई है और उनका सिमिलर परिवार है वहां पर। क्या बात कर रहे हो? एक वाइफ और 2 बच्चे यहां पर हैं, एक वाइफ और 2 बच्चे वहां पर थे। राइट। सो दिस इज वेरी ट्रेजिक टू बी वेरी ऑनेस्ट। एट दैट टाइम आप सोचें कि वो बंदा जो है अपना पूरा, उसके भी बच्चे, अब उसके बच्चों को उसकी जरूरत ज्यादा हो गई। अब उसने पहले तो बच्चे जब छोटे होते होंगे तो उन्होंने बच्चों को एक साइड पे कर दिया, लेकिन अब तो बच्चों ने एक से मांगी, डिमांड्स की, तो उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया। कह रहे ठीक है यार, अगर मैं 7 दिन में से 5 दिन दिल्ली में रहता हूं तो 2 दिन वहां भी रह सकता हूं। तो ये सारी चीजें जब निकली तो उसकी वाइफ ने माथा पकड़ लिया। बच्चे एक एक्चुअली क्या होता है कि आप किसी को भी, कोई भी आपका क्लाइंट है, उसे आप समझदार, ये मत सोचो कि वो बेवकूफ है। नो, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन यू। आधा पौना घंटा क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ता है, तब जाके तुम्हें पता चलता है कि असली चीज है क्या। ये नहीं है क्लाइंट ने एक फोन कर दिया कि मुझे ये काम कराना है, हाँ जी हो जाएगा ये पैसे। इट्स नॉट लाइक दिस। इन्वेस्टिगेशन वो नहीं है। उनका पूरा आधार क्या है, जो भी उनका बेसिस क्या है। कई ऐसी लेडीज आती हैं जिनका केस हम लेने से मना कर देते हैं, जो पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, क्योंकि हम उनको जब समझाते हैं कि भाई चलो आपके हस्बैंड का चक्कर निकल आया तो आपको सपोर्ट क्या है, आप क्या करोगे उसमें, बेसिक आप आगे बताओ ना। क्योंकि एक लेडी का काम किया, उसने रोना स्टार्ट कर दिया अगर मेरे ऑफिस में, तो वो गलत है ना ये चीज। मतलब कि प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस्पेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस आप सारे सोच के काम कराइए, तभी आपकी सक्सेस है, नहीं तो सक्सेस कहां से मिलेगी। बिल्कुल। और कोई जो पब्लिकली आपने पहले बताए हैं या क्लाइंट से इंफॉर्मेशन? वही बहुत साल पहले की बात है कि एक लड़का गे था, वो बाहर रहता था। बाहर मतलब कहाँ? ओवरसीज। अच्छा, जर्मनी में। ओके, राइट। तो एक लड़की आई थी हमारे पास, उसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे लड़का इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा मुझे। तो मैंने कहा कि भाई क्या कर सकते हैं। अब पेरेंट्स को लेकर आई, अभी वो सारा वो प्री मैरिटल का केस था, राइट। वो पेरेंट्स को लेकर आई, ये भी मेरा पब्लिश हुआ हुआ है, क्योंकि मैं जिनसे परमिशन लेता हूँ उन्हीं के केसेस को बता सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। जबकि मैं उनका नाम वगैरह नहीं बताता, ठीक है। ये भी केस मेरा पब्लिश हुआ हुआ है, राइट। तो वो बंदी मेरे पास आई, लड़की आई मेरे पास, तो कहती है अंकल मुझे ये काम कराना है। तो मैंने कहा बेटा अपने पेरेंट्स को साथ लेकर। उस लड़की को बोला कि प्री मैरिटल अपने पेरेंट्स को लेकर आए। पेरेंट्स बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं लड़की ऐसे ही है, लड़का सही तो है, रोका हो गया था, सब कुछ हो गया था। वो लड़की कहती है मुझे ये टाइम ही नहीं दे पा रहा, पहले मेरे से बात करता था, अब मुझे टाइम नहीं देता ये बिल्कुल भी। ठीक है, मैंने कहा बिजी होगा तो कहीं कर, पेरेंट्स भी यही बोल रहे थे। मैंने कहा हो सकता है बिजी हो गया हुआ है, वर्क वीजा पे गया हुआ है, काम कर रहा है, हो सकता है, और तुम्हारे टाइम का भी फर्क है, ठीक है कि नहीं। मैं कहती अंकल फिर भी हम पहले मैनेज कर रहे हैं, मुझे लगता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 6th सेंस ऑफ अ फीमेल इज मोर देन विजन्स एनीथिंग एल्स। अच्छा, वो ज्यादा शार्प है। लड़कियों की, फीमेल्स की 6th सेंस वो ज्यादा शार्प है मेल से। मैं नहीं कहता कि मेल्स में नहीं है, राइट, लेकिन 90% मेल्स जो होते हैं वो मस्त होते हैं। हाँ, वो मतलब कई सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हाँ। लेकिन उनकी जो 6th सेंस है वो काम आती है। अब उस लड़की ने केस कराया, हमने बाहर ओवरसीज जर्मनी में केस किया। हमने पाया, जब उसकी वहां पर सर्वेलेंस की तो हमने पाया कि वो लड़के के साथ लेटा हुआ है और वो
एक दूसरे के साथ किसिंग वगैरह सारी चीजें हो रही है। तो उनके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था इसके बाद उस लड़की के? पहली बात तो मैंने उस लड़की को सजेस्ट किया, अब तू चाहती क्या है ये बता, हाँ ठीक है कि नहीं। हाँ देन शी सेड कि अंकल मैं तो इसकी पिटाई लगाऊंगी। मुझे बोलती है। हाँ तो मैंने कहा बेटा वहां जाके क्या करेगी पिटाई लगा के, तो उसे यहीं बुला ले। हाँ। तो उसने उसे वहां बुलाया इंडिया में, और एयरपोर्ट पे ही उसे मारा, मारा? अच्छा। खूब धुना, हाँ ठीक है कि नहीं। हाँ पेरेंट्स को जब ये सारी चीजें हमने इसकी आउटकम्स बताई थी, राइट, तो पेरेंट्स वर वेरी शॉक्ड व्हेन दे हैव सीन द पिक्चर्स, दे वर वेरी शॉक्ड, ठीक है कि नहीं। बहुत साल पहले की बात है ये, कोई 10 साल से 15 साल से भी ऊपर की बात है, ये आज की बात नहीं है। उस टाइम पे तो मतलब उस टाइम पे तो वो देवर वेरी शॉक कि ये हाँ, कैसे हो सकता है, ये हाँ, क्या चीज है क्या नहीं है, हाँ, राइट। नाउ द थिंग इज दिस, यू सी व्हेंस इट हैपेंस टू अ किड, देन पेरेंट्स टेक अ स्ट्रांग हैंड, देन वो खड़े हो जाते हैं उनके साथ, राइट। फिर उनका होता है कि नहीं अब तो कुछ होना चाहिए, पता चलना चाहिए क्या कारण है, इसने ऐसा क्यों किया, राइट। जब उसे पकड़ा, जब उसे किया, फिर उसके माँ बाप भी आए, सब कुछ हुआ, इनके आपस में सेटलमेंट ही हुई, सब कुछ हुआ। एक केस और था, ठीक है, जो एक लेडी ने हमसे कराया जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। मैं सिर्फ वही केस दोबारा बता रहा हूँ, मैं फिर दोबारा ये चीज़ आपको कह रहा हूँ कि जिनकी मैंने परमिशन ली होती है, राइट, और जो मेरे केस पब्लिश हुए होते हैं उन्हीं को बताता हूँ मैं, और कोई नहीं बताता। आई थिंक दिस शोज कि आपका जो एथिकल जो चीज़ है वो बहुत सॉलिड है, क्योंकि बहुत मैंने solid। देखा है बहुत लोग बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं अपना प्रोफाइल बढ़ाने के लिए या वो, लेकिन आपका जो एथिक्स है आई थिंक दैट इज़ वेरी सॉलिड। सर ऐसा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, लाइफ इज सच, जहाँ पर आप ही की कम्युनिटी आपको पसंद नहीं करती है, क्योंकि आप लोगों को विक्टिम ऑफ योर ओन सक्सेस, दैट इज ऑल्सो देयर, इट हैपन्स, बट आई एंजॉय इट। मेरा क्लाइंट तो मेरे से सीख के जा रहा है ना। अगर कोई मेरे पास आता है और उसे मैं कहता हूँ कि यार तो ये तुम खुद भी चेक कर सकते हो, इसको ऐसे चेक कर लो, यू डोंट नीड टू स्पेंड एनी मनी ऑन द इन्वेस्टिगेशन, राइट। इसमें डिटेक्टिव का स्पेशल कर रहा है, डिटेक्टिव जो स्पेशल कर रहा है वो क्लाइंट्स को बताए और क्लाइंट्स को एजुकेट करे। जो अदर डिटेक्टिव्स होते हैं, आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, क्योंकि डिटेक्टिव एसोसिएशन का मैं किसी स्टेट का नहीं, पूरे नेशनल का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे जो चेयरमैन सर हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी विजनरी, राइट, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, राइट। लाइफ इज सच, क्योंकि पैसे के लिए जो भागता है वो गलत है, प्रोफेशन के लिए जो काम कर रहा है वो बेस्ट है। जो क्लाइंट को अपनी पार्ट ऑफ द फैमिली समझता है, जो क्लाइंट्स के लिए डिस्कस करता है, क्लाइंट के साथ 2-2, 3-3 घंटे व्यतीत करता है और उनको एक एक चीज़ बताता है कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है, क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप क्या करोगे। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं हमारे प्रोफेशन के अंदर। जो लोग नहीं लेते तो कहते हैं पुलिस साहब आप क्यों बता देते हो सर, आपने तो कमा लिए जितने नोट कमाने थे, ठीक है कि नहीं, अब तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन कमा रही है, तो आप तो हमें काम करने नहीं देते यार, हम इससे 20-25 हज़ार रुपये ले लेते हैं इन चीज़ों के। मैं एंजॉय करता हूँ, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, तुम्हें भी मेरी तरह ही करना चाहिए। अच्छा, जो लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग अप्रोच करते होंगे ऐसे फ्रीलांसर्स जो हैं या ऐसे प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं जो बहुत कुछ चीज़ें प्रॉमिस करते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इलीगल थिंग दैट प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैव डन? मतलब ऐसी कौन सी इलीगल चीज़ें हैं जो इन प्राइवेट डिटेक्टिव करते पकड़े गए हैं? डिजिटल एनीथिंग। अच्छा, पहली चीज तो सबसे पहले क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। ओके। कौन सा आपका क्लाइंट है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप अगर दिल्ली ऑफिस में आओगे, दैट इज अ डायरेक्टर ऑफिस, दैट इज ओनली फॉर डायरेक्टर्स, नॉट टू बी अलाउड इवन द इन्वेस्टिगेटर्स इन दैट ऑफिस, दैट इज वेरी क्लियर, राइट। इफ यू आर कमिंग टू माई गुड़गांव ऑफिस वेयर आई एम बीन सिटिंग बिट ओवर देयर, देन ऑल्सो नॉट टू, व्हेन आई अलाउ समबडी, पर्सन हैज टू इन्वाइट हिमसेल्फ, मेरे को अपना ईमेल आईडी भेजेगा, मैं उसको इन्विटेशन दूंगा, राइट, तब वो मेरे पास आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि सीक्रेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है कि नहीं। ये अगर किसी ने मेंटेन कर ली और इसका एक सिस्टम मेंटेन कर लिया तो सब कुछ। आज की डेट में क्या होता है, आपने अगर 4 लड़कियां रख ली और 4 लड़कियां फोन करके आगे ट्रांसफर कर रही है, तो कहां पर है सीक्रेसी भाई? बिल्कुल, तो केस तो बिगड़ गया ना।
यू सी दैट इज अ वन थिंग. सेकेंड थिंग, जो डिटेक्टिव लोग डिजिटल चीजें सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग. अच्छा, जैसे मतलब क्या? CDR हो गया, जैसे बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, जो डिजिटल्स है ना ये सारी बैंक चीज. स्टेटमेंट भी आप नो नो नहीं नो नो access नो कर- नो, इनकम टैक्स का कोई भी चीज, बैंक स्टेटमेंट, आप कोई चीज किसी को दे नहीं सकते हम्म किसी भी हालत में. But कॉल ये रिकॉर्ड लोग CDR बेचते हैं. कैसे निकलवा लेते हैं CDR, मतलब पुलिस से ब्राइब करके? देखो, हर किसी की अपनी सेटिंग होती है, इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ. इट इज नॉट कमिंग अंडर द प्रोटोकॉल ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन कंपनी. दैट डजंट कम अंडर द एथिक्स. जो चीज हमारे एथिक्स में नहीं आती, जो चीज हमारे प्रोटोकॉल में नहीं आती, वो हम काम कैसे कर सकते? व्हाट्सएप चैट्स भी निकलवा लेते हैं लोग? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. व्हाट्सएप चैट्स पॉसिबल ही नहीं है. कैसे पॉसिबल है व्हाट्सएप चैट निकालना? आप मुझे बता दीजिए, अगर किसी ने आपकी व्हाट्सएप चैट निकाली हो तो मेरी निकाल के दिखाइए. पॉसिबल ही नहीं. ये लोग बोलते हैं. अच्छा, ये प्रॉमिस कर देते हैं लेकिन वो डिलीवर कभी नहीं कर पाते उस पर. कैसे डिलीवर करेंगे? अच्छा, जो आपको रिक्वेस्ट डिनाई करनी पड़ी बिकॉज दे वर नॉट एथिकल रीजंस की वजह से, या फिर वो इतनी अबसर्ड थी कि मतलब जो आपको लगा कि यार ये तो मतलब क्या ही है, इट्स वेरी स्ट्रेंज, सबसे विचित्र रिक्वेस्ट? बंदा कहता है कि मुझे लोकेशन निकाल दो. जो आप कैसे निकाल सकते हो? हम जब एनालाइज कर, तुम्हारा क्या लिंक है, तुम कौन हो, तुम उसके बारे में बता नहीं पाते, राइट? अगर तुम उसके बारे में सच भी बता दो कि मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, तब भी नहीं, क्योंकि अनएथिकल थिंग्स की रिक्वेस्ट हमेशा डिनाइल होती है. एक बड़ा विचित्र सा आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि विचित्र से केस बताओ तो ये करो, तो मेरे पास एक रिसेंट ही रिक्वेस्ट आई. ठीक है जी, मैं आपको ना चाबी दे देती हूँ अपने घर की. वेरी गुड, फिर क्या करेंगे हम? आप ना मेरे घर में चले जाओ, मेरे घर के यहाँ पर बग कराओ, ये चीज बग लगा दो अपने ही घर को, अपने घर में यहाँ पर बग लगा दो. मैं क्या, तू क्यों नहीं कर सकती? तू क्यों नहीं जा सकती अंदर? नहीं, आजकल ना मैं रह नहीं रही हूँ उनके साथ. अच्छा, मैं उनके साथ रह नहीं रही हूँ, मैं अपने माँ बाप के पास हूँ. तो मैं कहता, तेरे पास चाबी है? चाबी तो तू चाहती है कि हम जाके बग लगा के आए, ठीक है, ओके. मैं कह, ये कैसे पॉसिबल है? किसी के घर में चाबी के साथ ताला खोलना या वैसे ताला तोड़ना इज कॉल्ड इलीगल. चोरी करने का मकसद, मारने का मकसद, कुछ भी हो सकता है. मैं कह, भाई डिटेक्टिव को बचाएगी कैसे तू? ये बताना. बग ऐसे थोड़ी लगते हैं. हम डीबगिंग करते हैं, हम बग को रिमूव करते हैं, बग लगाते नहीं है. हम बग लगाते नहीं है. मैं कह, ये बग तो तुम मार्केट से खरीद ला और खुद जाके लगा दे, जब अपनी सहेली को भेज दे. राइट, देयर आर सो मेनी थिंग्स. इफ आई रिमेंबर्स, a lot of things have been coming. We say about that which is illegal, which we can't do it. अच्छा, ये जो आपने केसेस बताई इसमें बहुत क्लियर है व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज इलीगल, ये बाउंड्रीज क्लियर है. कभी ऐसा केस आया जब यू आर योरसेल्फ, मतलब आपको खुद ही नहीं पता था कि यार ये, इसमें भी सोचना पड़ा कि क्या ये एथिकल है, क्या ये करना चाहिए? कभी ऐसा रहा कि ग्रे एरिया था वहां पे? देखो, ग्रे एरिया में एक मुझे अच्छी तरह से याद है, एक टाइम था जब धर्म संकट जिसको बोलते हैं ना, धर्म संकट बहुत साल पहले की बात है, राइट? ये आदमी ना एक्सपीरियंस से सीखता है. हम ताजे इन्वेस्टिगेशन फील्ड में आए, ठीक है. हमने कहा, हमारी सबसे पहले क्लास ली गई, हमारे फादर ने हमें बिठाया, सब समझाया. हमारी 3 महीने हमारी पेशेंस को डेवलप कराया. किसी के लिए वेट करना, बोर कैसे होना है और उसमें कैसे एंजॉय करना है, ये सीखो. क्योंकि अगर आप किसी की सर्विलेंस कर रहे हो तो आपको बोर होना पड़ेगा, आपको वेट करनी पड़ेगी. वो घर से कब निकलेगा, आप तब तक उसकी वेट करते रहोगे. घर भी अपने आंखों से दूर नहीं होना चाहिए, आपको भी सारे काम करने चाहिए. मुझे याद है जीके का एक केस था, गेटर क्लैश का. अब वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं साहब, राइट? आप सोचो, राइट? अब हमने अपने बाल शाल मुर्गे की तरह कटवाए. मुर्गे की तरह कौन से बाल होते हैं? उल्टे सीधे तरीके से. कटोरा कटिंग तो मैंने सुना है, मुर्गे वाला कौन सा? कटोरा कटिंग को आजकल बहुत ही
अच्छी कटिंग बोला जाता है, जो हाँ। मेरी भी हुई है, जिसे कहते हैं फेट। हाँ, फेट फेड बोला जाता है। राइट। आजकल थोड़ा वो कटोरा कट पुराना हो गया, हाँ, तो फेट कटिंग्स हो गई। आपको पूरा साइड से पीछे से बिल्कुल कम हो जाएंगे। मुर्गा वो 0 वाली नंबर होती होगी जिसमें वो उल्टा सीधा, हाँ, मतलब कि जैसे, और छपरी चोर, टाइप लगे छपरी तो। टाइप। चोर बाजार में गए, वहां से चांदनी चौक के आगे, वहां से गंदे गंदे कपड़े खरीद के लाए, चप्पल खरीद के लाए, हाँ, गंदी पुरानी, ठीक है कि नहीं, वो पहनी। छल्ली बेचने के लिए, जिसे भुट्टा बोलते हैं, अच्छा। उनके घर के बाहर हमने लगा ली। ठीक है जी, हमने कहा अब ऐसे पकड़ेंगे, देखेंगे कितने बजे निकलते हैं, पहले जरा एक हफ्ता इनको विजुलाइज करते हैं, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं। अब वहां पर ऐसे आप छल्ली नहीं बेच सकते। वहां पर आप किस इलाके में हो, आप कहाँ बैठे हो। आप साउथ दिल्ली के अंदर बैठे हो, ग्रेटर कैलाश में, जहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, हाँ, घर ही है, वहां आपने एक छपरा लगा लिया और वहां पर आपने छल्ली बेचनी स्टार्ट कर दी, भुट्टा बेचना स्टार्ट कर दिया। पुलिस वालों ने उठा के हमारी पिटाई लगाई। अच्छा। ठीक है जी। तो हमने कहा साहब, अब तो पंजाबी आदमी है, रोए पिटे कि साहब ऐसे ऐसे पंजाब से आए हैं, कुछ नहीं किया, खाया पिया नहीं है। तो हमने कहा चलो यहीं बेचते हैं, कुछ हो जाए। चलो जी, हमने किस तरह से सेटिंग की और हमने बेचना स्टार्ट कर दिया। राइट। अब हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड था, जब हम उस केस में तो हमने सक्सेस ले ली। मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। हमारे बैक ऑफ द माइंड में था कि यार हमारे फादर की तो इतनी जान पहचान है, इसने हमारे को मारा था, अब हम इसे जाके बताएंगे कि हम कौन है। विच वॉज नॉट राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्या आज भी अगर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपके पास 50 सोर्स आपके पीछे पड़े हुए हैं, तब भी आप किसी को बता नहीं सकते कि आप कौन थे और आप क्या काम कर रहे थे। ठीक है कि नहीं। हमने उस पुलिस वाले को पकड़ा और उससे डिस्कस किया, सारी चीज समझाई। जब केस खत्म हो गया, उतारा, अब उसको समझ में आ गया कि काम तो, अरे ये तो डिटेक्टिव है, तो ये चीज़ है, तो उसने चलो हमारे साथ सम कर लिया। अब हमारा क्या था, उसने मारा था ना हमें, उस चीज़ में हमें गुस्सा था। राइट। सारी सेटलमेंट होगी, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग। हमने आके ये बात अपने फादर को बता दी। आपने वो वाला दिल्ली वाला कर दिया कि मेरा बाप कौन है जानता नहीं तो। यस यू आर राइट। तो हमने फादर को बताया ऐसे ऐसे ये कर रहा था, ऐसे ऐसे किया इसने। तो फिर हमने जाके उसे बता दिया। तो उसने तो हमें एक ही थप्पड़ मारा था, हमारे फादर ने तो हमारे को 50 थप्पड़ मार दिए होंगे उस समय। उन्होंने हमें समझाया, बॉस दिस इज नॉट अ राइट थिंग, यू हैव डिस्क्लोज योर सेल्फ, हाउ यू ट्रस्ट समबडी, यू सी एवरी डे इज अ लर्निंग डे। सो एट दैट टाइम आई लर्नड, राइट, कि ये बॉस बहुत जबरदस्त एरिया है जिसमें हमें वर्क करना है। राइट। क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, शान नहीं दिखानी अपनी कि मैं ये, मेरा बाप ये, मेरी माँ ये, मैं ये, मेरा प्रोफेशन ये, कुछ नहीं। ईगो आप नहीं एक इगोइस्टिक, वो फादर ने समझाया, जो आज भी है, एज फार एज योर प्रोफेशन इज कंसर्न, यू शुड नॉट डिस्क्लोज फ्रॉम विच प्रोफेशन यू हैव कम से कम ऐसे प्रोफेशन में तो बिल्कुल ऐसे प्रोफेशन में तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक आम नागरिक की तरह आओ, नागरिक की तरह बिहेव करो जैसे लोग हैं, और लोग यही सोचेंगे भैया ये तो सिंपल सा आदमी है, ये कैसे हो सकता है डिटेक्टिव, सोच ही नहीं सकते। मैं माता वैष्णो देवी पे गया, वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं अगर अपने ऊपर लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन में हमारे इन्वेस्टिगेटर के साथ भी हो सकती है या मेरे साथ भी हो सकती है। जो भी मैं अपने ऊपर लेकर ही बात करूँगा हर चीज़ को। तो आप ये मत सोचें कि ये मेरे साथ हुआ, ये सोचें कि इस केस में इन्वेस्टिगेटर के साथ ऐसा हुआ। राइट। मैं गया, ठीक है, वहाँ पहुँचा, रात का समय, ठीक है, हम किसी की देख रहे हैं, हम किसी को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उसकी किसके साथ क्या है, मूवमेंट्स क्या चल रही हैं, क्या नहीं चल रही है। वहाँ पर ना छोटी छोटी कंजकें होती हैं, राइट, लड़कियाँ होती हैं जिन्हें हम कंजकें बोलते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके हम नवरात्रों में पैर धोते हैं, हम खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, एवरीथिंग, और हम उनको कुछ देते भी हैं। तो मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी और मैं एक काम कर रहा था, बार बार आके भैया दे 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 दे। तो मैंने उठा के थप्पड़ मार दिया। आप बिलीव करोगे, रात के
12-1 बजे वहाँ पर एक जमघट इकट्ठा हो गया, कंजक को मारा, पुलिस आ गई, राइट, बहुत पिटाई लगी, अच्छा, लोगों ने मारा। लोगों ने अलग मारा, हाँ। पुलिस ने अलग मारा, ठीक है। यू सी, देयर इज समथिंग यू शुड कंट्रोल, नॉट क्रॉस योर बाउंड्रीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। यू शुड नो अबाउट दैट कि आप एक काम कर रहे हो, कैसे फंस गए। एक जरा सी ईगो इंसान को फंसा देती है, एक जरा सा किसी का कहना इंसान को फंसा देता है। इंसान कहता है मैं किसी से कम हूं, दैट इज रॉन्ग। आपको लगता है कि यू हैव बिकम अ बेटर मैन बाय बीइंग इन दिस प्रोफेशन? यस, यस। कैसे? मुझे याद है 33 साल पहले मेरी शादी हुई थी, राइट। आज मेरी शादी को 33 साल हो गए। मैं एक बहुत ही डिफरेंट माइंड का बंदा था। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन में कर रहा था काम, लेकिन अभी समझ इतनी नहीं होती ना। एक यंग बंदा होता है, पैसे भी आते हैं, काम भी कर रहा होता है, मेहनत भी कर रहा होता है, सब कुछ होता है। मैं किसी की कोई बात सुनता ही नहीं था। आज की डेट के अंदर मेरे को मेरे क्लाइंट्स अगर आधा घंटा बातें कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, हाँ जी, अच्छा ऐसे, ये नहीं ऐसे, अपनी सजेशन दी। इस प्रोफेशन के अंदर आने के बाद मेरे अंदर पेशेंस बहुत आ गई, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। पेशेंस भी, और जो एथिकल प्रैक्टिसेस आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में फॉलो करते हो, तो वो कहीं ना कहीं तो रब ऑफ करेगा ही ना पर्सनल लाइफ में। 100%। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जिसकी पर्सनल लाइफ सही है उसकी प्रोफेशनल 100% सही होगी। जिसकी प्रोफेशनल 100% सही है उसकी पर्सनल की कोई गारंटी नहीं है। तो यू शुड फोकस ऑन योर पर्सनल लाइफ, देन वर्क ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ, दैट इज फैंटास्टिक। अच्छा सर, ये बताइए कि जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स जो हैं, आपको कोई ऐसे केस याद आते हैं जहाँ पे जेल भी जाना पड़ा हो प्राइवेट डिटेक्टिव्स को, क्योंकि उन्होंने कुछ इलीगल किया या केस में फंस गए? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ ना कि पिछले कितने 1 साल के अंदर काफ़ी डिटेक्टिव्स फंसे हैं जो जेल भी गए हैं, ठीक है कि नहीं। और क्योंकि उन्होंने इलीगल थिंग्स सप्लाई की हैं, उनके कंप्यूटर्स में देखा गया, उनके हर चीज़ में पाया गया लॉट ऑफ इलीगल थिंग्स। CDR हो गई, बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स हो गए, सारी चीज़ें इलीगल्स पकड़ी गई हैं। बहुत सारे डिटेक्टिव गए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली उसमें से बहुत कम लोग डिटेक्टिव एसोसिएशन का पार्ट है। अच्छा। मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं होगा, या एक आध होगा तो होगा, और जो एक आध होगा उसको भी डिटेक्टिव एसोसिएशन ने आपने उससे बाहर निकाल दिया। तो ये ज्यादातर हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा क्लियर है। एसोसिएशन हर किसी डिटेक्टिव को, डिटेक्टिव्स तो 10,000 से ऊपर होंगे, ठीक है, दिल्ली के अंदर, लेकिन हमारी एसोसिएशन में सारे एसोसिएट नहीं है। हमारी एसोसिएशन का नाम है एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ ऑल इंडिया, राइट। हम ऑल ओवर इंडिया के एसोसिएशन संभालते हैं। उसके अंदर हर कोई डिटेक्टिव हमारा नहीं एंटर कर सकता हमारे एसोसिएशन के अंदर। जैसे डॉक्टर्स की एसोसिएशन होती है, जैसे लॉयर्स की एसोसिएशन होती है, राइट, उस तरह से हमारी भी एसोसिएशन है। तो जो हमारे एथिक्स को फॉलो नहीं करता, जो हमारे सिस्टम्स को फॉलो नहीं करता, हम उसे अपने साथ नहीं रहने देते। तो ज्यादातर ये जो काम इस टाइप के काम करते हैं फ्रीलांसर्स डिटेक्टिव जो अपनी कंपनियां खोल के बैठ गए। तो लोगों को भी ये 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अपनी कंपनियां चला रहे हैं, ठीक है कि नहीं, चला रहे हैं, अब अभी तक कमाते रहे, फंस गए, दैट्स इट, दैट इज ऑल। अच्छा, आप जब ग्राउंड पे जाते हो, या इन्वेस्टिगेटर्स जो आपके साथ काम करते हैं ग्राउंड पे जाते हैं, उनको हायर कैसे करते हो? मतलब क्या क्राइटेरिया होता है, या क्या प्रोफेशनल तो कुछ है नहीं इसमें, ट्रेनिंग तो है नहीं, आपके साथ काम करके ही सीखते हैं? नहीं सर, दिस इज रॉन्ग। ट्रेनिंग है। अच्छा, ट्रेनिंग है। अगर मालिक को ही नहीं पता कि काम कैसे करना है और काम के एथिक्स क्या हैं, तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर लोग जो हैं पैसा कम खर्चना चाहते हैं और काम अपना बहुत करवाना चाहते हैं, क्लाइंट्स भी। अच्छा, राइट। अगर वो 2 रुपए के अंदर वो 10 जगह फ़ोन करेगा, ठीक है कि नहीं। आप भी, इसमें कोई गलत नहीं है, आप भी अगर मार्केट में जाते हो, कोई चीज़ खरीदने भी जाते हो, अगर 10 सब्जी वाले बैठे हैं तो आप पूछ ही लोगे 3 आदमियों से, तो यार प्याज के भाव क्या हैं, राइट। अगर एक ने बोल दिया 80 रुपये और दूसरे बता रहे हैं 50-50 रुपये, तो 80 रुपये वाले के तो आप सुना दोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि 80 क्यों बोल रहा है, आप एनालाइज नहीं करना चाहोगे कि फर्क क्या है।
तो ये चीज़ बड़ी क्वालिटी होती है। जहाँ तक डिटेक्टिव की ट्रेनिंग की बात है जो मैंने आपको बताई थी, अगर ओनर को मालूम है ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे हैं, अच्छा, दैट इज ऑल्सो देयर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वी ऑल्सो गिव ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू आवर इन्वेस्टिगेटर्स। जब वो फील्ड में होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर उनके ऊपर हमारे सुपरवाइजर्स इन्वॉल्व होते हैं। इन्वेस्टिगेटर ने बता दिया जी मैं तो इस जगह पर आया हुआ हूँ जी, गाड़ी नहीं खड़ी हुई है, ठीक है जी, ओके है जी, गाड़ी नहीं खड़ी, चलो जी तुम्हारा काम खत्म हो गया, राइट, तुमने तो बता दिया। अब हो सकता है जब वो पहुंचा हो, गाड़ी खड़ी हो, थोड़ी देर में वो बातों में लग गया फोन पे इधर उधर और गाड़ी निकल गई। अब कह रहे हैं जी गाड़ी है ही नहीं, शुरू से ही गाड़ी नहीं है सुबह से। तो इसलिए आपको सबसे पहले टाइम और डेट के साथ पिक्चर लेनी पड़ती है जब बंदा पहुंचा। सो दिस इज और पार्ट जो ऑफ ट्रेनिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, इट्स दिस इज प्रोफेशनलिज्म, कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। बिल्कुल। You are not be revealing any detail to your client, but you should also be secure yourself कि your investigator is working on the site or not. If he is not working on the site, घर में बैठा हुआ है, राइट, और कह रहे जी मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो दिस इज ऑल गलत चीज ना, नॉनसेंस है ना साहब। अगर सोचो इस सारी चीजों को, आपने पैसे ले लिए, ठीक है, क्लाइंट ने पैसे दे दिए, आपका इन्वेस्टिगेटर मौज मस्ती कर रहा है, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। कभी लाइफ इज सच कि जहां पर तीनों को बैलेंस सोचना पड़ता है। कभी फायर करना पड़ा किसी ने कुछ गलत किया हो? बहुत लोगों को फायर किया। अच्छा, बहुत लोगों को प्यार से फायर किया। लेकिन क्या मतलब उनका क्या गलती क्या होती है? यही होती है कि डेडिकेशन नहीं होती फील्ड में। डेडिकेशन नहीं होते, या कुछ मतलब कुछ होते होंगे ना, ओवर जो बाउंड्रीज क्रॉस कर देते होंगे, ऐसे भी लोग होंगे। देखो जहां तक बात रही क्लाइंट्स की डिटेल्स की, वो तो उनको दी नहीं जाती, उनको तो एक सब्जेक्ट बताया जाता है। अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में क्या काम करना है। एक ही अगर केस के ऊपर आप 3 इन्वेस्टिगेटर से काम चला रहे हो, तो एक आदमी एक काम कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, कैसे पता होगा कि क्या काम चल रहा है और किसने काम दिया? अच्छा, आप एक व्यक्ति को पूरा केस कभी नहीं देते हो? नो 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 नो। ओके। अगर वो काम दे दिया फिर तो उसे पता चल गया। अगर वो काम दे दिया तो उसे पता चल गया कि ये काम तो इसके लिए है। और फिर अगर मजेदार बात आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर किसी का आप सर्विलेंस करा रहे हो, आपने लेटर ऑफ अथॉरिटी भी ले ली, आपने एनडीए भी दे दिया, सब कुछ हो गया, आप किसी की सर्विलेंस करा रहे हो, हस्बैंड ने वाइफ की करा ली, वाइफ ने हस्बैंड की करा ली, सपोज 1%। अगर आपका एक ही आदमी काम कर रहा है, अगर उसने 7 दिन दिए तो 7वें दिन एक ही आदमी काम कर रहा है, दिस इज ऑल्सो गलत। देयर इज अ राइट। ब्लैकमेल का पॉसिबिलिटी आ जाता है उसमें। ब्लैकमेल की पॉसिबिलिटीज विजिन इमीडिएटली केस को एक्सपोज होने का खतरा रहता है। ये कैसे पॉसिबल है? सुबह से रात तक एक बंदा लगा हुआ, कल भी ये बंदा पीछे, तो आज भी मेरा बंदा, आज कल भी मेरे पीछे, तो ये क्या चक्कर है? आपको क्या कपड़े पहनने हैं, राइट, आपको कौन से कपड़े अपनी गाड़ी में रखने हैं या बाइक पे रखने हैं, ठीक है कि नहीं, आपको कैसे अपना होलिया चेंज करना है, कौन सा डिटेक्टिव फिर आपको रिप्लेस करेगा कब, कितनी जल्दी आप कपड़े बदल सकते हो अगर कुछ ऐसा पकड़े जाने का खतरा है और आपको फट से कपड़े बदलने। मुझे याद है एक टाइम था जब मैं डेफ कॉल के अंदर काम कर रहा था, किसी के ऊपर, और बंदे ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई बंदा है मेरे पीछे। अच्छा, राइट, इमीडिएटली, क्योंकि डिक्की में हमने सामान रखा हुआ था, तो दूध का डिप्पो था उस समय ना, कांच की बोतलों का, डीएमएस का, एक दिल्ली मिल्क स्कीम का एक कांच, आज भी आती होंगे मुझे मालूम नहीं है, उस समय था, एक दूध के ना डिप्पो होते थे, हम उस समय की बात बता रहे हैं। तो हम फटाफट दूध के डिप्पो, दूध वाली गाड़ियाँ आती हैं तो वो दूध के डिप्पो में अंदर रखती हैं बोतलें, तो लोग लाइनें लगा के खड़े हो जाते, लाइनें पत्थर अपनी चीज़ें लगा के चले जाते थे कि सुबह सुबह 4 बजे हम यहाँ से मिलेगा दूध। इमीडिएटली उसके अंदर घुसे, इमीडिएटली कपड़े चेंज किए, राइट। जनरली क्या होता था कि हमारी एक टी शर्ट अंदर होती थी और कपड़े हमेशा हल्के पहने जाते हैं ऊपर के, कभी भी ऐसे नहीं पहने जाते जो आइडेंटिफाई बंदा इमीडिएटली कर ले। जैसे आपने शर्ट पहनी है, दिस इज अ इन्वेस्टिगेशन शर्ट। अच्छा, दिस इज अ इन्वेस्टिगेशन। बट अगर ये मूव कलर की होगी, अगर ये येलो कलर की होगी, अगर ये रेड कलर की होगी, तो बंदा इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेगा। ब्राइट कलर्स आर नॉट अलाउड, इट शुड बी डल कलर, राइट। आज बियर्ड रखी हुई है, पहले बियर्ड नहीं होती थी। डिटेक्टिव फील्ड में इन्वेस्टिगेटर की बियर्ड नहीं है। अच्छा, हाँ, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा ना, क्लीन शेवन होना चाहिए। अच्छा,
बाल जो है नॉर्मल होने चाहिए, ऐनक ना लगी हो ज्यादा बेहतर है। यू सी देयर आर सो मेनी थिंग्स। उसने ऐसा कुछ ना पहना हो जो इमीडिएटली दूसरा बंदा उसे पकड़ ले। अच्छा, आपके पास ऐसे लोग भी आते होंगे जो पुलिस में काम किया है मान लीजिए कई सालों तक, और वहाँ पे भी अंडर कवर रहे हों, या उस टाइप का बैकग्राउंड हो, या किसी मतलब इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी में काम किया हो। इस टाइप के लोग भी आते हैं रिटायरमेंट के बाद या एक पीरियड ऑफ बिल्कुल टाइम आते के हैं, बाद, तो उनका बिल्कुल। भी अच्छा एक पूल बनता है। नहीं, वो हमारे साथ आज भी काम कर रहे हैं। अच्छा, तो स्किल वाइज आपको क्या लगता है कि किस टाइप का व्यक्ति जो है, अगर आप मान लो किसी का इंटरेस्ट है और आपको सुन रहा है, तो भाई उसको कैसे पता चले कि मेरे में ये काबिलियत है कि मैं बन सकता हूँ? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। वो कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, राइट। ये तो कहावत हर किसी ने सुनी हुई है। लाइफ के अंदर अपने आप को अगर पहचानना है तो आईना देखना सीखो। आईना क्या है? आईना आपको बताएगा कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। पहले खुद करके देखो, खुद फील्ड में जाओ, खुद करके देखो, अपने साथ ही, अपने ही लोगों के साथ पता चल जाएगा कि यस, आपके अंदर ये काबिलियत है, आप कर सकते हो। उसने पकड़ा कि नहीं पकड़ा। क्या स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें? सबसे ज्यादा स्किल होती है इंटेलिजेंस। अच्छा, ठीक है कि नहीं? और स्ट्रीट स्मार्ट एंड माइंड जो है इमीडिएटली वर्क करे। जीभ और माइंड जब तो- एक साथ काम नहीं करती है तो लोग उसे पागल भी बोलते हैं, राइट। तो इमीडिएटली आप उस बंदे को, हमें एजुकेशन वाइज नहीं बंदा चाहिए होता। अच्छा, हमें ये नहीं चाहिए कि बंदा ग्रेजुएट हो। हमने यहाँ पर कौन से साले किसी की शादी करनी है, इट्स नॉट लाइक दिस। हमें बंदा चाहिए जो इंटेलिजेंट हो, जो इमीडिएटली डिसीजन ले सके, जो इमीडिएटली उस टाइम पर क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। अगर एक बंदा नहीं निकल रहा है, या एक बंदा कोई काम नहीं कर रहा है, या तुम्हें कोई चीज मिल नहीं रही है, तो तुम्हें कैसे नेक्स्ट एक्शन अपना प्लान करना है, दैट इज इंपॉर्टेंस। और अपने सीनियर से कैसे डिस्कस करना है, दिस इज थिंग। क्योंकि परमिशन तो जब तक तुम्हें नहीं मिलेगी तुम काम नहीं कर सकते। आपको एक काम बोल दिया कि आपने ये काम करना है, और आपको मालूम है कि यार इसमें सक्सेस नहीं आ रही है, तो अपना व्यू तो दोगे ना। बिल्कुल, ये सर हम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें, मुझे लगता है यहाँ से बेनिफिट हो सकता है। तो कोई भी आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता हमारी फील्ड पे, हम सब बराबर हैं। मालिक और इन्वेस्टिगेटर सब बराबर हैं। इनसाइट क्या दे रहे हो वो इनसाइट मैटर क्या है, करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। वो कितनी जल्दी क्या डिसीजन लेता है और क्या समझा सकता है, वो हो सकता है उस डिसीजन से बेनिफिट हो जाए। अच्छा, मैं बता रहा था किसी को कि आपको बुला रहा हूँ, और उनको पता नहीं था कि ये, अच्छा ये सब भी होता है तो उनका पहला क्वेश्चन था, यार ये लीगल थोड़ी होगा, मतलब आप सर्वेलेंस कर रहे हो या किसी का, तो इसमें लीगलिटी क्या है और क्या क्या आप। मैंने जैसे आपको समझाया, सर्वेलेंस करना इज नॉट इलीगल, ओके, राइट। सर्वेलेंस करना इज नॉट इलीगल, लेकिन आप किसके लिए सर्वेलेंस कर रहे हो, क्या सर्वेलेंस कर रहे हो, दैट इज इलीगल। अच्छा, आपको एक बाउंड्री तय करनी पड़ती है ना। अगर आप अपने एथिक्स में काम कर रहे हो और अपने सिस्टम से काम कर रहे हो, अगर आपके पास कोई लेटर ऑफ अथॉरिटी नहीं है, राइट। आप एक बात बताइए मुझे, एक पेरेंट जिसकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, जैसे मैं 60 साल का हूं, ठीक है, चलो जी, मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी है, मैं डिटेक्टिव नहीं हूं सपोज, राइट, मैं एक आम आदमी हूं, मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी है, तो क्या मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाऊं मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए? क्या मैं आईबी के पास जाऊं मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए? क्या मैं सीबीआई के पास जाऊं मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए? मैं क्या करूं? मेरे पास क्या है? मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास जाऊं? मैं कहां जाऊं? दैट इज कॉल्ड आई हैव टू गो फॉर अ प्राइवेट डिटेक्टिव। प्राइवेट डिटेक्टिव वही है जो बेसिकली जिसके पास जो सिस्टम है वो सिस्टम से काम करेगा, जो एथिकली काम कर सकता है वही काम करे। कोई नेगेटिव और कोई पॉजिटिव नहीं होता। अगर आप मतलब मैं सर्वेलेंस नहीं कर सकता किसी की क्योंकि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, लेटर ऑफ अथॉरिटी नहीं है, बट आपके पास है तो आप कर सकते हो। मैं कर सकता हूं, ओके, क्योंकि मेरे को आपने राइट दिया है। एक हस्बैंड और वाइफ ने शादी कर ली, अब हस्बैंड जो है वो वाइफ के लिए अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है पूरी, राइट, तो वो कहां जाए, किसको कंप्लेंट करे? अगर वो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी, और जब आप मंत्र पढ़ते हो
तो आप कहते हो आप उसके लिए ये करोगे, 4 मंत्र उस तरह के होते हैं, 4 मंत्र, आप इसके लिए सब कुछ करोगे, आप इसके लिए ये सोचोगे, आप उसके लिए करोगे, आप कमाओगे, अपना इतना पैसा दोगे, आप कमाओगे इतना, सब कुछ बोला जाता है उन मंत्रों के अंदर, ठीक है कि नहीं? तो वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं होता? तो लीगल उसके पास राइट है ना, वो उसकी वाइफ है, अपने हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती है, तो वो अगर हमारे पास एक अथॉरिटी है, राइट, तो वो कल को कोई बात होती है तो हम वैसे तो 99% इन्वेस्टिगेशन में अगर लेफ्ट हैंड को पता चल जाए राइट हैंड क्या कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन किस बात की हुई? सही बात। अगर मैं किसी की सर्वेलेंस करवा रहा हूं और अगर सर्वेलेंस वाला लड़का ही पकड़ा जाए तो मेरे अंदर ही कमी है, वो इन्वेस्टिगेशन ही बेकार है, राइट। लेकिन उसके बाद भी अगर आपने प्रिकॉशन दे रखी है, कल को कोई बात होती है, आप क्लाइंट को बताते हो कि चांसेस आर 0.00000000 बोलते रहो, जब 1 आएगा एंड में आएगा, जब आप थक जाओगे, चांसेस इतने हैं, 99% भी नहीं है, लेकिन कुछ हो जाए, हमारे पास एक लेटर ऑफ अथॉरिटी होनी कि यू आर गिवन अस अ केस एंड यू शुड रेस्क्यू एवरीथिंग, ओके आई विल डू इट, दैट्स इट, तभी केस लोगे ना आप, अदरवाइज थोड़ी आप केस कर सकते हो। अगर एक्स AMX का एक्स क्या है? एक्सरे, स्कूटनी द थिंग्स, स्कूटनी द क्लाइंट्स, राइट, तब आप केस लो, ऐसे नहीं केस लो। पुलिस भी कभी आपकी मदद लेती है? हम नहीं बता सकते हमारी मदद कौन लेता है कौन नहीं लेता हमारे तो क्लाइंट्स मतलब हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये रिलेशनशिप है कभी पुलिस और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स की, ये एडवर्सेरियल है या फ्रेंडली है? देखो, हमेशा फ्रेंडली होती है, हमेशा फ्रेंडली होती है। ओके। पुलिस कहाँ पर स्टिक होती है? पुलिस उन जगह पर स्टिक होती है जहां पर उनको लगता है कि ये बंदा हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा है, ठीक है कि नहीं? ये बंदा जो है हमारे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है जो इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी चाहिए, जो हमारे एक सिस्टम, प्रिवेसी एक्ट, हमारा जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स का एक्ट है 2007 से पड़ा हुआ है, अभी तक पास नहीं हुआ है, राइट, वो हमने भी डाला हुआ है। उसके बाद प्रिवेसी एक्ट बाद में पास हो भी गया, राइट। आपको प्रिवेसी एक्ट भी तो देखना है। अगर एक आदमी एक लड़की को लेकर पार्क में बैठा हुआ है, ठीक है कि नहीं, और उसको किस कर रहा है, तो आप उसकी फोटो नहीं ले सकते भैया, वो तो ओपन पब्लिक में गया हुआ है वो तो ओपन पब्लिक में बैठा हुआ है और दोनों किस कर रहे हैं एक दूसरे को। आपके पास अगर राइट है, किसी ने इन्वेस्टिगेशन का आपको लेटर ऑफ अथॉरिटी दी, और लेटर ऑफ अथॉरिटी उसी आदमी का चलता है जिसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसके साथ। ऐसे नहीं है कि कोई भी दे दे लेटर ऑफ अथॉरिटी। एक दोस्त अपने दोस्त की इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकता। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी सर, ठीक है कि नहीं, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता हूँ, वो इलीगल है? वो नहीं, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करा, मेरे साथ तो बड़ी सही थी, उसका तो सब पता था, पेरेंट्स को, अब वो कहती है कि मैं तेरे से नहीं करनी, मैं पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स एग्री नहीं करी, उसका किसी और के साथ चक्कर, सर उसकी फॉलो कर लो, उसकी सर्वेलेंस कर लो। भैया क्यों कर ले? तू कौन है? तू मम्मा है? किस लिए हम लड़की की इन्वेस्टिगेशन कर लें? हम नहीं करते। ओके, दैट इज कॉल्ड, यू कैन नॉट डू एवरीबॉडी, यू शुड लर्न टू से नो, नॉट टू ऑलवेज से यस। और उसमें कितने, मतलब ये जो इस टाइप के क्लाइंट्स हैं, अगर अनएथिकली करना है तो इमेजिन कि कितने सारे पैसे लोग कमाते होंगे। सर हमारे पास अगर एक दिन की 15 से 20 कॉल मिनिमम आती हैं, तो उसमें से 80% कॉल अनएथिकल्स आती। अच्छा, हाँ जी, 70 to 80% कॉल अनएथिकल, जिसको हम रिफ्यूज करते हैं। सबसे अनएथिकल जो रिक्वेस्ट आपके पास आई हो, बहुत खतरनाक? सर आप तो बहुत स्मार्ट है, मेरी बीबी के साथ सो जाओ। क्या? वो आपके साथ सेट हो जाएगी, उसको सेट कर लो। बट क्यों? मुझे प्रूफ दे दो एडल्ट्री का। मैं कहा तेरा दिमाग खराब है, जस्ट उसको वो करना है, डिवोर्स करना है। तेरा दिमाग खराब है भाई, मेरी लाइफ नहीं है, ठीक है कि नहीं? सर मैं लेटर ऑफ अथॉरिटी देता हूँ, चल तेरी लेटर ऑफ अथॉरिटी नहीं चलती। यू शुड से, आई एम ऑलवेज सेइंग एंड इन आवर कन्वर्सेशन सेड सो मेनी टाइम्स, ट्राई टू से नो, लर्न हाउ टू से नो। नो मीन्स नो। इफ द पर्सन इज सेइंग मैं आपको 20 लाख रुपए देता हूं अभी, आप ये काम कर लो, ठीक है, हो सकता है 10 डिटेक्टिव के पास जाए, 5 डिटेक्टिव वहां कर दे, 7 डिटेक्टिव वहां कर दे, 8 डिटेक्टिव वहां कर दे, 9 डिटेक्टिव यहाँ कर दे, मैं नहीं करने वाला उस चीज को। यस, नो मीन्स नो। माई विद माई क्लाइंट, माई रिलेशनशिप्स एज अ फैमिली, बट इट डजंट मीन दैट I have to come forward and do something nonsense.
आई सेड भाई ये काम डिटेक्टिव प्रोफेशन में इस तरह से होता है, इसमें इस तरह से सारी चीजें बनाई जाती है, तेरे कहने पे थोड़ी होगा काम, तू तो मुझे समझा सकता है, लेकिन ये फेसेस हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, इस फेसेस में ये इन्वेस्टिगेशन होगी, इस फेसेस में ये, इस इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लगता है और इतनी कॉस्ट आती है, अब बता कराना है कि नहीं कराना। क्योंकि देखो अनएथिकल चीजें तो हमारे से तो बहुत लोग मांगते हैं बहुत सारी चीजें मांगते हैं, हम तो कहते हैं भैया बंद कर अपनी दुकान में, कैसे फोन रख नीचे। पॉलिटिकल सर्कल से भी होता है, कोई रिक्वेस्ट आती है या वो भी क्लाइंट होंगे, किस टाइप हमारे क्लाइंट्स ही होते हैं, क्लाइंट्स हमारे बैगर्स भी हैं, क्लाइंट्स हमारे टॉप नॉच भी लोग हैं। नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मतलब पॉलिटिशियंस जो आते होंगे आपके पास रिक्वेस्ट लेके, वो किस टाइप की होती होगी, बिकॉज वो भी प्रोफेशनल टाइप की रिक्वेस्ट हो सकती है ना, बहुत तरह की होती है। हम तो वो किस टाइप की रिक्वेस्ट होती है, मतलब पर्सनल कॉर्पोरेट? पर्सनल नहीं, मैं मतलब कह रहा हूँ पॉलिटिकल रिक्वेस्ट कि एक दूसरे की पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में, वो पॉलिटिशियन मेरा दूसरा कोई अपोनेंट है, उस टाइप की बैकग्राउंड चेक या वगैरह कुछ नहीं, भी? ये एक टाइम पे पहले हुआ करता था। अच्छा, आजकल नहीं होता ये सिस्टम। अच्छा, पहले होता था ये सिस्टम कि यार वो मेरी ये पार्टी खड़ी हो रही है, ये बंदा खड़ा हो रहा है वहां से, ओके, ये चीज इसका अपोनेंट है, इसकी सारी चीजें निकालो, इसका ये करो, इसका वो करो, पहले होता था। अच्छा, अब बहुत साल हो गए, अब ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब क्या होता है कि मैं अगर एक पार्टी फंड करती है अपने कैंडिडेट के लिए, अगर मैं इतना फंड कर रहा हूं तो ये उस पर काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, पार्टी अपने ही कैंडिडेट को चेक करती है कि ये पैसा जो हम भेज रहे हैं ये खुद ही तो नहीं खा रहा है। हाँ, ये काम कर भी रहा है नहीं कर रहा, इसके लिए लोग कितना सोचते हैं, अच्छा इसके लिए क्या है, इसकी क्या रेपुटेशन क्या है, इसकी क्या। क्योंकि देखो एक बारी अच्छी रेपुटेशन बनाना बड़ा इजी होता है, जरा सा भी दिमाग में, वो कहते हैं ना, आप 10 दफा अच्छा कर लो, एक दफा भी आप नेगेटिव करोगे तो वो नेगेटिव सब लोगों को याद रहेगा, राइट। तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज नेगेटिव है, क्या क्या चीज है, किस किस चीज को कैसे ठीक करना है। अब पॉलिटिकल पार्टीज अपने ही कैंडिडेट्स को चेक कराती है, पहले वो अपोनेंट्स को चेक कराया करते थे, वो डिफरेंट सिस्टम था, बहुत साल पहले की बात है। अब वो सिस्टम नहीं है। इंटरेस्टिंग। अब वो सिस्टम रह ही नहीं गया। अब उनको पता है यार, अब अपना घर अच्छा कर लें, अपने लोग अच्छे कर लें तो ऑटोमेटिकली सब अच्छा है। क्योंकि मुझे याद है एक बार शायद 2012 या 13 में, और इस पे तो एक सरकार भी गिरी हुई है, जब राजीव गांधी के पीछे वो 2-3 पुलिस वाले थे, खैर वो तो अलग गवर्नमेंट करवा रही थी, बट प्राइवेट डिटेक्टिव्स वाला केस शायद अरुण जेटली का था 2013 में, हाँ, या ऐसा कुछ आया था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कि कोई उनको सर्वेलेंस कर रहा था, इस टाइप का कुछ केस था। वो सर्वेलेंस जो होता है ना, वो डिजिटल सर्वेलेंस था उनका। अच्छा, डिजिटल सर्वेलेंस था। तो वो एक्चुअली क्या चीजें गलत है ना। उससे पहले वो रिलायंस वाला हुआ था, जब एक डिटेक्टिव था, बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक 5-6 की बात होगी, 2005 या 6 की बात होगी, जो मतलब कि इनके ऊपर सर्वेलेंस कर रहा था, मतलब कि वो डिजिटल सारी सर्वेलेंस थी, वो जेल भी गया था बंदा, राइट। रिलायंस के ऊपर कर रहा था वो रिलायंस था, अमिताभ बच्चन था, AAA थे, अरुण वो था एक जो एसपी का लीडर था, जो ए से नाम था जिनका, अमर सिंह, अनिल अंबानी और अमिताभ बच्चन तीनों गोवा में थे। तब वो इन्वेस्टिगेशन कुछ कर रहा था डिजिटल। मैं वही बोलता हूँ ना, डिजिटल सर्वेलेंस इज नॉट सर्वेलेंस, इट इज रॉन्ग। बेसिकली डिजिटल सर्वेलेंस मतलब टैप करना, फोन को टैप करना, CDR चेक करना, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। आज की डेट में आप मुझे बताओ, लोग क्यों पागल होते हैं? आज कोई बेवकूफ है आज की डेट में? अगर आपने किसी के साथ चक्कर चलाना होगा तो आप उसे नॉर्मल कॉल करोगे यार। आप आजकल सब कुछ तो वाईफाई है, आप उसे वाईफाई से सारी चीजें करोगे, बातचीत करोगे, कौन पकड़ेगा उस चीज को? इंटरनेट के थ्रू सारे काम करोगे तो कोई भी पकड़ नहीं सकता। तो टेक का यूज करते हैं आप कितना, या उतना ही कंपोनेंट जो होता है, आप मान लीजिए 5 स्टेप करते थे पहले, उसमें फिजिकल ज़्यादा होता होगा कि भाई रोड पे जाना, उनका घर के बाहर बैठना, कब जा रहा है कब आ रहा है, खुद फिजिकली ये सब चीज़ें करना। लेकिन आजकल तो लोग घर से बाहर निकलते नहीं, या ऑफिस जाते हैं वहाँ पे नहीं निकलते। अब मतलब अंदर हो गया ना, कोविड के बाद भी काफ़ी चेंज आया है, तो अब लोग सारे डिजिटली कनेक्टेड हैं।
तो क्या उसकी वजह से आपको कुछ टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ी या डिजिटल उसका भी नहीं। कंपोनेंट आया है चेंज? नहीं, कुछ भी नहीं आया। ओल्ड मेथड से ही सब हो जाता है। देखो, सबसे बेस्ट है कि अगर किसी को किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बनानी है, मिलेगा तो सही ना बंदा। कब तक फोन पे बातें करता रहेगा आपस में? मिलेगा तो सही। अगर दोनों एक सिटी में रहते हैं तब तो मिलेंगे। अगर एक सिटी, हम बात कर रहे हैं हमेशा सर्विलेंस की आपके साथ। आप मेरे से और क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, सर्विलेंस के ऊपर आप डिस्कस कर रहे हो, मैं सर्विलेंस डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। नाउ बेस्ट थिंग इज दिस, यू शुड ऑलवेज थिंक कि रिजल्ट्स कैसे मिल सकते हैं। बंदा बाहर जाता है तो कब कब बाहर जाता है, जाता नहीं है। अगर उसका कोई बाहर बंदा बैठा होगा और वो जैसे 15 दिन में जा रहा है, महीने में जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप उसके पीछे अगर बंदा भेजोगे तब पता चल जाएगा। लाइफ इज व्हाट? लाइफ इज ओनली टू असेस अ थिंग। डिटेक्टिव्स अगर किसी केस को असेस कर लेता है और उसके आउटकम्स बनाता है और उस आउटकम से वो सक्सेस लेता है, तो उससे खुशी किसी को नहीं होती। क्लाइंट से ज्यादा तो डिटेक्टिव को खुशी होती कि मैंने इस चीज को पा लिया। जहां तक है आज की डेट में, कोविड के बाद सारे बंदे वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, राइट। वर्क फ्रॉम होम से क्लेश भी बढ़े घर के अंदर। अच्छा, क्योंकि पता चल गया ना कि इंसान का बिहेवियर कैसा है। सारा दिन तो घर में, पहले तो निकल जाता था सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे आता था। उसको भी आजादी थी, वाइफ को भी आजादी थी। अब तो सारी चीजें खराब हो गई। अच्छा, जब आपके पास मतलब इतने सारे केस आते हैं, इतने सारे केस सॉल्व किए हैं, खासकर जो पर्सनल केसेस होते हैं, वो डिलेमा भी आता है कि यार मतलब कभी दुख हुआ हो कि यार हमने इन्वेस्टिगेशन कर दिया और इसमें ये जो चीज़ इसको शक था वो ठीक निकला, बट फैमिली ब्रेक हो गई। तो उस टाइप का डिलेमा भी होता है कि दुख हुआ कि यार मतलब ये तो हमने काम तो किया बट हमारे काम से नुकसान हुआ। बिल्कुल होता है। इसलिए तो हम क्लाइंट से पहले समझते हैं, क्लाइंट को पहले समझाते हैं कि देखो आप पे ऐसी क्या है, पीछे सपोर्ट क्या है। एक है तो इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट है, दूसरा आगे फर्दर केसेस की कॉस्ट आएगी आपके, तीसरा आप क्या सोचते हो आपको कब रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या नहीं होगा। दैट इज़ अ वन थिंग। इससे एंटी में आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने की है और जो मैं करता हूँ, राइट, और मेरे को सक्सेस मिली है। हमारा काम रिश्ते बिगाड़ना नहीं है, हमारा काम रिश्तों को जोड़ना है। अगर डिटेक्टिव ये समझ ले तो वो बहुत अच्छा डिटेक्टिव बन जाएगा अपनी लाइफ में। अच्छा, अगर वो समझ ले कि मुझे रिश्ता बनाना है, इनका बिगाड़ना नहीं है। अगर एक औरत ने अपने आदमी की सर्विलेंस दे दी हमें, राइट, हमने उसकी सर्विलेंस की और हमने देखा कि रोज ये लड़की उठाता है, इस जगह पर मॉल में ले आता है, उसके साथ शॉपिंग करता है, सब कुछ करता है और उसे घर छोड़ के आता है, पूरा दिन उसके साथ बिताता है, फिर घर आ जाता है। ऐसी स्थिति 5-6 पाली हुई है। अब हम उस रिश्तों को ठीक कैसे करें? मुझे याद है केस के अंदर जब हम किसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो मैं बता रहा हूँ मॉल के अंदर, तो हम फोटोग्राफ्स वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ है। एक बंदे ने जाके उसको बोल दिया, सब्जेक्ट को, कि तेरी ये वीडियो बना रहा है एक बंदा, जबकि वो बंदा रोज अलग अलग होते हैं, ये बंदा तेरी वीडियो बना रहा है। वो लड़की के साथ था, शॉपिंग कर रहा था। अब वो बाहर आया, उसने उसको पकड़ा, कहता है कि तू हमारी वीडियो बना रहा है। कहता हाँ बना रहा हूँ। कहता मैं पुलिस कॉल कर लूँगा। कहता ले कर ले, मैं अब तू पुलिस कॉल कर ले, मैं अपने साहब को कॉल कर लूँगा। तेरी कोई वीडियो बनवा रहा है, कोई ना कोई तो तू गलत काम कर रहा होगा ना। ठीक है कि नहीं? किसी ना किसी ने तो हायर किया होगा ना। क्या इतना दिमाग तो लगा? तेरे दोस्त ने तो पीछे लगाया नहीं होगा बंदे को। अब उसे दिमाग में इमीडिएटली समझ आ जाती है, जो बंदा गलत काम कर रहा होता है मेरी बीवी ने लगाया होगा बंदा। वो अपना पर्स निकालता है, ठीक है, और अपना पर्स खोल देता है। उस समय 2-2 हज़ार के नोट चलते थे, राइट, और 2 हज़ार के नोटों से भरा हुआ पर्स था। कहता है ये ले ले, वीडियो दे दे मुझे। तो कहता है नहीं, ये मैं नहीं ले सकता, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मेरा डिटेक्टिव बोलता है, कहता है मेरा जो बाप है वो भी बिकाऊ नहीं है, लेकिन तू चाहे तो मेरे बाप से मिल सकता है। उसे समझ में नहीं आती, वो सोचता है कि इसका बाप इसका फादर होगा। तो कहता है कि तेरे फादर की बात करेगा? नहीं, हमारा जो मालिक है, जो हमें, जिसके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। तो अच्छा अच्छा अच्छा, कहते उससे बात करा। उसने मेरे से बात की। उस समय मेरा ऑफिस जो था विकासपुरी में भी था, बीकाजी में भी है, विकासपुरी में भी होता था। तो
मैं उस समय विकासपुरी बैठा हुआ था। मैंने उससे बोला कि हाँ जी बात हुई, ये चीज़ कहते सर मैं पैसे दे रहा हूँ, ये वो ले नहीं रहा, तो आप बताओ। मैं तो ऑफिस आ जा। ऑफिस आ गया। मैं उस लड़के को बोला इसे ऑफिस ले आया। ऑफिस ले आया, बैठा मेरे साथ। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा देख, एक नहीं वीडियो तो तेरी बहुत है मेरे पास, ठीक है कि नहीं? तेरा काम तो खराब हो जाएगा, तेरी वाइफ ने तो हायर किया हुआ है, देयर इज नो डाउट, तेरा काम तो, लेकिन तेरी वाइफ और तेरे बीच में अगर जरा सी भी तेरे को समझ है, ठीक है कि नहीं, तू ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जो हमें लगे कि तू किसी के साथ सो रहा है। तू सिर्फ अपनी एक पूरी कर रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं ठरक, ठीक है, अपने दिमाग की एक तेरी वो चीज होगी, तू उसे पूरी कर रहा है। मैंने कहा देख, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, तू इन सब चीजों से बाहर आ जा, और तेरी वाइफ को कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तेरा, लेकिन तू अपनी लाइफ सही कर ले उसके साथ। अब उसकी वाइफ ने 15 दिन का केस दिया था हमें, राइट। अब धीरे धीरे, अब जब 15 दिन की बात आई, तब तक तो वो ठीक हो चुका था बंदा। अब उसने सारे काम छोड़ दिए। मैं कहा तेरे पीछे हम 1 साल तक लगे रहेंगे अपनी कॉस्ट में। तेरी बीवी ने तो 15 दिन दिए हमें, हम अपनी कॉस्ट लगाएंगे तेरे पीछे, और हमने जहां पा लिया वहां तुझे ऐसी जगह जगड़ेंगे जहां तू याद रखेगा। नहीं सर ठीक है साहब, मैं पूरी 100%, अब मैं सब चीज़ छोड़ दूंगा। मुझे सब चीज़ें उसने देखी। मैंने कहा ये क्या मिलेगा इससे तुम्हें? उसको सर तुमने कपड़े दिला दिए, उसको पर्स दिला दिया, खुद प्ले, क्या मिलेगा तेरे को इससे? मैं कहा क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है? मैं कहा उम्र में भी तेरे से साली आधी उम्र की लड़की हैं ये। मैं कहा तेरे को मिलेगा क्या इसमें? तो उसको थोड़ी बहुत समझ में आई, सारी चीज़ उसने अंडरस्टैंड की। अब उसकी वाइफ मेरे को कुछ मिला 15 दिन के बाद आई। मैं कहा कुछ ऐसा तो नहीं मिला, लेकिन लग तो रहा है कि ठीक हो जाएगा ये। कहती मुझे भी लग रहा है 2-3 दिन से तो इसका बिहेवियर चेंज है। मैं कहा आप ना मुझे हर 10-15 दिन बाद ना एक इन्फॉर्मेशन दे दिया करो, जहां भी आपको, अब मैंने थोड़ी 1 साल तक उसके पीछे अपनी टीम लगानी थी। मैंने कहा आपको जब भी लगे फर्दर कि ये खराब हो रहा है, आप मुझे ना हर 10-10 दिन बाद एक कॉल कर लिया करो और बता दिया करो क्या। भैया वो तो बिल्कुल सही हो गया, भैया वो तो ये हर 10 दिन के बाद ये इन्फॉर्मेशन आ रही। नो, इफ दिस काइंड द इन्फॉर्मेशन कम्स टू अस एंड आफ्टर, बिकॉज शी वॉज विद मी, इंटरेक्टिंग विद मी फॉर 1 ईयर, राइट, और सारी की सारी उसने इन्फॉर्मेशन दी, सब कुछ दिया। अब ठीक है जी, बच्चे भी हैं जी, सब कुछ है, एवरीथिंग गुड, लवेबल, एंड दिस, सब पूरा टाइम देता है, सब कुछ करता है। तो इसका मतलब तुमने किसी का घर बना दिया। अगर वो फोटो दे देते और पैसे ले लेते, तुम तो एक फिर दलाल हो जाते ना। बिल्कुल, तुमने तो पैसे ले लिए, उसका पर्स 2000 की नोटों से भरा हुआ था, तुम तो ले लेते पैसे, राइट। और तुम्हारे एक मकसद क्या रहता? तुम्हारा पैसा इज नॉट अ मकसद, मकसद इज टू जोड़ो, नॉट अ तोड़ो एनीबॉडी। डिटेक्टिव का काम होना चाहिए जोड़ना, उसका काम तोड़ना नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को। ये तो मतलब बहुत बढ़िया बात बताई आपने, क्योंकि हम काउंसलर भी हैं, हम मैट्रिमोनियल काउंसलर भी हैं। अच्छा। मेरी बेटी भी काउंसलिंग करती है, मैं भी करता हूँ, मेरी वाइफ भी करती है, राइट। वी आर मैट्रिमोनियल काउंसलर्स आल्सो, राइट। प्री मैट्रिमोनियल और पोस्ट मैट्रिमोनियल दोनों तरह की काउंसलिंग करते हैं। एम्प्लॉइज काउंसलिंग करते हैं, कॉर्पोरेट काउंसलिंग करता हूँ मैं। लॉट ऑफ द काउंसलिंग्स वी आर बीन गेटिंग। नाउ द थिंग इज दिस कि हमारा मकसद क्या होता है? सच पे आना, सच पे आना और उसको कितना ठीक करना, ये हमारा मकसद है। आपने ये बात बताई तो मुझे आखिरी में एक और सवाल प्लीज याद आ गया कि हाँ जी, आप इतनी काउंसलिंग करते हो, आपके साथ बहुत जो प्रॉब्लमेटिक कपल्स हैं वो आते होंगे, तो मतलब सब हमारे देश में पिछले कुछ सालों से डाइवोर्स रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, और कोविड में तो बहुत ज़्यादा हमने देखा, एक रीज़न आपने भी बताया। बट ओवरऑल आप जब इनके साथ काउंसलिंग करते हो तो प्रॉब्लम क्या है मैरिज में या रिलेशनशिप्स में? सबसे बड़ा कारण क्या है ये विवाद का? सबसे बड़ा विवाद का जो कारण है, जो मैं सोचता हूँ, ठीक है कि नहीं, जो मुझे लगता है, स्पेस, इंडिविजुअल स्पेस किसी को नहीं देता, वहां प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, एवरीबडी वांट्स अ स्पेस नाउअडेज। एक वाइफ भी अपने लिए स्पेस चाहती है, एक हस्बैंड भी अपने लिए स्पेस चाहता है, बच्चे भी अपने आप में स्पेस चाहते हैं, राइट। अगर आप उसको स्पेस नहीं दोगे तो आपकी मैरिटल लाइफ नहीं चलती सही। जियो और जीने दो टाइप्स, जियो मतलब और जीने दो इज अ वन। सेकेंड इज दिस कि उसके लिए भी कुछ करो,
ये नहीं है सिर्फ ये सोचो कि यार मैं तो मर्द हूं, मेरा तो ये काम हो गया। नो, क्योंकि औरत भी कुछ मांगती है। आज की डेट के अंदर आप अगर उसकी इज्जत नहीं कर सकते, आप उसे पैसा नहीं दे सकते, अलग बात है। इज्जत नहीं कर सकते, ये नॉट एक्सेप्टेबल। आप अपने बच्चों की इज्जत नहीं कर सकते, नॉट एक्सेप्टेबल। आप अपने इन्वेस्टिगेटर्स की इज्जत नहीं कर सकते, नॉट एक्सेप्टेबल। इज्जत सभी को चाहिए आज की डेट में, और आपको देनी पड़ती है। जहां पर आप उसे स्पेस नहीं दोगे, वो सबसे पहले अलग होना चाहेगा आपसे। तो आप एक एडवाइस देंगे जो कपल्स हैं सब उनको, एक दूसरे को स्पेस दो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे को म्यूचुअली समझो। वो कहते हैं ना, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी देखोगे तो उसमें भी मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर लिखा होता है। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो बहुत सारी चीजें जोड़ देती है। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे किसी के साथ, तो आपके डिस्टेंस बनते जाएंगे। आपको अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ कम्युनिकेट करो ना। अगर आप मेरे साथ कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, आप सोचोगे अच्छा इसने ये किया था, ओके, अच्छा नेक्स्ट इसने ये किया था, ओके, अच्छा ये मकसद होगा, ओके, तो इसका मतलब आप अपना ही महल खड़ा कर रहे हो। दैट इज रॉन्ग। तो कम्युनिकेशन इज अ बेस्ट स्किल। अगर जिसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, वो सक्सेस नहीं ले सकता। फैंटास्टिक एडवाइस सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी चीज़ों को, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड आई होप लोगों को भी एक बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन लगा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।